जमीन पर आपको पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, चुनावी कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन एक लड़ाई, एक खुफिया युद्ध था जो पर्दे के पीछे बंगाल में लड़ा गया और उसमें भारत जीत कर निकला। लोगों को मोदी से कुछ नहीं चाहिए था, धर्म चाहिए था, जो खुल गया। जोर से बोलो जय श्री राम। আমাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ গুন্ডা দিয়ে আক্রমণ। वो लोग जो लोग हारे हैं उनका पैनिक बटन दब गया है, और जब पैनिक बटन दब गया है तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की हरकत। ये जो लड़का जिसकी हत्या हुई है, जो शुभेंदु अधिकारी के पिए, उसको लेकर 2-3 महीने पहले तक अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे थे, वो एक छोटा सा हिस्सा इंटरनेट पर वायरल है। করবো তাদেরকে বলবো রথটা সযত্নে রাখবেন, তার কারণ উল্টো রথ করে আবার ওখানেই ফিরে যেতে হয়। नरेंद्र मोदी बंगाल के चीफ मिनिस्टर जाकर कुछ तो नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, बंगाल में जाकर सीएम बनेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बंगाल के जीतने पर बधाई। अब आइए एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है 17 सितंबर 2014 की। यहां का अखबार नहीं है, बांग्लादेश का अखबार है, जो ये कह रहा है कि जो जमाते इस्लामी है और वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके बीच एक नेक्सस। के अलावा आनंद बाजार पत्रिका, जो बंगाल का ही अखबार है, बांग्ला का, उसने भी ये कहा है कि शारदा चिटफंड घोटालों का पैसा बांग्लादेश में अशांति फैलाने के लिए या फिर जमाते इस्लाम को ताकतवर बनाने के लिए किया गया। आप ये बताइए, जिस राज्य में 70-75% हिंदू आबादी है, वहां एक महिला सांसद की जरूरत क्यों है? We are different from the Hindus in every possible aspect of life. जो हम इसको राजनीतिक हत्या के तौर पर, शुरुआती तौर पर लोग इसको देख रहे हैं, ये कहानी इंटरनेशनल, ये कहानी खुफिया लड़ाई की। तो एक साथ बहुत सारी सफाई होनी है, और इस सफाई में कोलेटरल डैमेज होगा। जो कहानी उन्होंने अब शुरू की है, उसका अंत भारतीय एजेंसियां करें। दर्शकों, जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, ये कहीं छपा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो जो इंग्लिश में कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स, वो आप करेंगे, घटनाक्रमों को जोड़ेंगे, हो रही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये समझ सकेंगे कि बंगाल के चुनाव में भारत के सुरक्षा तंत्र की जीत कितनी अहम थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये हार या जीत का सवाल हो सकता है, लेकिन बंगाल में भारत का जीतना बेहद जरूरी था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, या इसके पीछे मेरा आधार क्या है, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दर्शकों, बंगाल में कुछ ऐसी ताकतें हावी थी जो इस देश के मिजाज से खेल रही थी, जो इस देश की संप्रभुता से खेल रही थी, और इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल थे। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक गेम था जो पर्दे के पीछे चल रहा था। जमीन पर आपको पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती हुई दिखाई दे रही थी, चुनावी कैंपेन करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन एक लड़ाई, एक खुफिया युद्ध था जो पर्दे के पीछे बंगाल में लड़ा गया और उसमें भारत जीत कर निकला है। और अब वो लोग जो लोग हारे हैं उनका पैनिक बटन दब गया है, और जब पैनिक बटन दब गया है तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दर्शकों, इसमें हो सकता है ये जो आपको प्रथम दृष्टया एक पॉलिटिकल मर्डर दिख रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, हो सकता है इसमें वो लोग शामिल हों जिनका वेस्ट बंगाल की राजनीति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। वो केवल भारत को अस्थिर होता देखना चाहते हैं, वो केवल भारत को हारता देखना चाहते हैं। और पैनिक बटन, मैंने कहा आपसे कि अचानक बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका पैनिक बटन दबा, और अब वो एक तरह से वो मैसेजिंग कर रहे हैं। बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो सकता है, बंगाल में हिंसा बढ़ सकती है। बंगाल में ऐसे एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं जो वहां हिंसा को प्रश्रय देते हैं या बढ़ा सकने की ताकत रखते हैं।
इसीलिए ये जो हत्या आपको दिखाई दे रही है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं जिनका नाम है चंद्रनाथ रथ, इनकी हत्या हो गई। और जो हत्या जिस तरीके से हुई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जो पिस्टल उन लोगों के पास ऑस्ट्रेलियन मेड थी, ये बतला रहा है कि ये कहानी जो मैंने आपसे कहा कि केवल राजनीतिक ना होकर ये ऐसा लगता है कि किसी खुफिया लड़ाई जैसा भी है, जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट शामिल है। अब आप ये बताइए, बांग्लादेश के एक सांसद को ये चिंता है कि बीजेपी अगर बंगाल में आ जाएगी तो वहां से घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा, फिर हमारे यहाँ शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो जाएगी। यानी बीजेपी के इतर बंगाल में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके होने से उस जमात इस्लामी के नेता को कोई परेशानी नहीं, लेकिन बीजेपी के होने से समस्या है। पैनिक बटन दबा है। बंगाल में जो हुआ है वो केवल, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको केवल चुनावी नजरिए से मत देखिए। अब आप एक चीज समझिए, कोई लोकसभा का चुनाव तो था नहीं जहां देश के प्रधानमंत्री बनने हैं। नरेंद्र मोदी बंगाल के चीफ मिनिस्टर जाकर तो नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, बंगाल में जाकर सीएम बनेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बंगाल के जीतने पर बधाई दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेट पीएम मोदी फॉर हिस्टोरिक विन इन बंगाल। अरे आपने सुना है कि अगर आने वाले इसी साल के नवंबर में अमेरिका के अलग अलग राज्यों में चुनाव है, मान लीजिए टेक्सास में, कैलिफोर्निया में रिपब्लिकन्स जीत जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देंगे? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बंगाल के चुनाव पर भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में और खुफिया जंग में कई बार जो दिख रहा होता है वो वैसा नहीं होता है। कई बार चीजें आपके सामने नहीं होंगी, आपको उसमें संदेश पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप डिफेंस समझते हैं, दुनिया की गतिशीलता में जियोपॉलिटिकल सिनारियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस दुर्लभ दुनिया में विकराल होती स्थिति को समझ रहे हैं, उसमें भारत का जियोपॉलिटिकल स्टांस समझ रहे हैं, तो आपको यह समझ आना चाहिए कि एक राज्य के चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या इंटरेस्ट होगा। हम उस बात को यहीं छोड़ते हुए आपको यह बताना चाहते हैं कि आज से करीब 10-12 साल पहले, 12 साल पहले विकीलीक्स का आपने नाम सुना होगा। विकीलीक्स ने CIA के कुछ डॉक्यूमेंट लीक कर दिए, जिसमें से एक हिस्सा यह है जो आजकल इंटरनेट पर वायरल है। हमने आपको कल अपने वीडियो में बताया था, जिसमें हमने बताया था कि भारत के सुरक्षा तंत्र डोवाल डॉक्ट्रिन ने कैसे यह तय किया कि बंगाल में भारत का जीतना बेहद जरूरी है। और वो केवल पॉलिटिकल बैटल नहीं था, वो विचारधारा से इतर देश की संप्रभुता की लड़ाई थी जो बंगाल में लड़ी गई। और उसमें हमने आपको यह डॉक्यूमेंट दिखाया था जो CIA का डॉक्यूमेंट है। इसमें लास्ट की ये 4 लाइनें जब आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें कहा गया है, पोस्ट रिकमेंड्स USG ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू कल्टिवेट बनर्जी हु हैज नॉट yet visited the United States in her current capacity as railway minister and the likely next chief minister of West Bengal। CIA का डॉक्यूमेंट है जो लीक हो गया, जिसमें कहा गया है, लिखा गया है, इंटरनेट पे बड़ा वायरल है, कल्टिवेट ममता बनर्जी, क्योंकि उस समय अमेरिका का काम बंगाल के अंदर वामपंथियों से चल नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि चलिए माहौल तैयार करते हैं, कि इकोसिस्टम बनाते हैं, ऐसा माहौल जहां कल्टिवेट मतलब मदद मिले ममता बनर्जी की पार्टी को, वो फ्यूचर में चीफ मिनिस्टर हो सकती है बंगाल की। ये कह रहा है ये रिपोर्ट। उसके बाद आप ये देखिए, जिसमें एक कमेंट है ट्विटर पर, प्रोफाइल का नाम है व्यू मास्टर। व्यू मास्टर का मानना यह है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश में लगातार जमाते इस्लामी और बंगाल के अंदर, मतलब बांग्लादेश के अंदर
जो कट्टरपंथी गुट थे उनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही थी, तो सीआईए परेशान हुआ। दर्शकों, एक चीज बड़ा ध्यान रखना, जो सीआईए के काम करने का तरीका है वो जब किसी भी देश में ऑपरेशन या अपने जो असेट्स भेजते हैं, वहां ये इनका एक तरीका ये है कि वहां के कट्टरपंथियों को ये पुचकारते हैं, सहलाते हैं। मतलब जमाते इस्लामी के पीछे कौन खड़ा था बांग्लादेश के अंदर? सीआईए और अमेरिका की सेंट मार्टिन आइलैंड पर शेख हसीना सुन नहीं रही थी। अमेरिका को सेंट मार्टिन चाहिए था, सुन नहीं रही थी। दूसरी तरफ जमातियों पर लगातार हंटर चल रहा था। ऐसे में सीआईए को अपने उन जमाती असेट्स को, जिन पर वो लगातार खर्च कर रहे थे, कि समय आने पर हम इस्तेमाल करेंगे, जमाते इस्लामी उसके कट्टरपंथी नेता और उनके सपोर्टर्स के लिए, शेल्टर के लिए उनको कौन सा जगह मुफीद लगा जानते हैं? ये जो कमेंट कह रहा है, इन लोगों ने उनको भारत के बॉर्डर्स जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल, जिन इलाकों में फेंसिंग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, उन इलाकों से भारत के अंदर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करा दिया। यानी वेस्ट बंगाल के अंदर सीआईए ने अपने उन जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों को भेजकर, जिस समय लगातार हंटर चला रही थी शेख हसीना, एक दौर में जमाते इस्लामी पर बैन भी लगा दिया, बहुत सारे नेता गिरफ्तार भी किए जा रहे थे, उनको सेफ हेवन की तलाश थी, उनको भेज दिया कहां? वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि वहां पर फेंसिंग थी ही नहीं। अब आइए एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है 17 सितंबर 2014 की, डेली स्टार नाम का बांग्लादेश का अखबार है, जो कह रहा है तृणमूल जमात नेक्सस अ पजल एंड अ वरी। यहां का अखबार नहीं है, बांग्लादेश का अखबार है, जो ये कह रहा है कि जो जमाते इस्लामी है और वेस्ट बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके बीच एक नेक्सस है। ये कैसा नेक्सस है? यानी जो जमाते इस्लामी के लोग बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट होकर वेस्ट बंगाल में आए, बाद में वो टीएमसी में शामिल हो गए, जरूरत पड़ने पर, कुछ करने पर वो वापस बांग्लादेश भी जाते रहे। यानी वो पूरा का पूरा इलाका जो मुर्शिदाबाद मालदा एकदम बॉर्डर से सटा हुआ, वो पूरा का पूरा बॉर्डर वाला इलाका जो है, इन लोगों ने अपने हिसाब से चलाना, बनाना, सब कुछ करना शुरू कर दिया। और इस पर कंट्रोल किसी का था नहीं, ममता बनर्जी को करना नहीं था, बांग्लादेश कर नहीं सकता था। अब आइए ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि द डेली स्टार की रिपोर्ट में मुख्य सार यह है, तृणमूल जमात का गठजोड़ एक पहेली और एक चिंता है। यह लेख इस बात की गहराई पर चर्चा करता है कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के बीच नजदीकियों की खबर चिंता है। रिपोर्ट में बताया गया, खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट हैं जो संकेत देते हैं तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं और जमाते इस्लामी के बीच गहरा संपर्क रहा है। यह संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक लेन देन से भी जुड़ा हुआ है। आपको शारदा चिटफंड मामला याद होगा, लेख में यह बताया गया है कि शारदा चिटफंड घोटाले का पैसा अवैध रास्तों यानी हवाला के जरिए बांग्लादेश भेजा गया, जिसका उपयोग वहां शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसा और अस्थिरता फैलाने के लिए जमात द्वारा किया गया। भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर। ढाका और दिल्ली के बीच संबंध हमेशा से आवामी लीग के समय में बेहतर रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार का जमात के प्रति नरम रुख दिल्ली और ढाका के बीच एक बड़ी बाधा पजल बनता गया। अहमद हसन इमरान जो टीएमसी का राज्यसभा सांसद था, डेली स्टार उस अहमद हसन इमरान का जिक्र करते हुए लिख रहा है कि उसके सिमी से भी जुड़े होने के संपर्क रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी गुटों के साथ उनके पुराने संबंधों को इस गठजोड़ की मुख्य कड़ी बताया गया है। दर्शकों, टीएमसी का व्यवहार, टीएमसी के नेताओं का व्यवहार, जहां फिरहाद हकीम नाम का एक व्यक्ति है टीएमसी का, एकदम खास है अभिषेक बनर्जी का, जो कहता है कि एक दिन आएगा जो पूरा दुनिया हम लोग पूरा हिंदुस्तान को मुसलमान बना देंगे, कहता है। ममता बनर्जी मंदिरों में जाती हैं
उनके पूजा करने का तौर तरीका, उनका प्रसाद चढ़ाने का तरीका, उनका माला अर्पण करने का तरीका, वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई सनातनी या कोई हिंदू ऐसे करता है। मैंने नहीं देखा। अभिषेक बनर्जी चुनावों के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे, इवन ये जो लड़का जिसकी हत्या हुई है, जो शुभेंदु अधिकारी के पिए, उसको लेकर 2-3 महीने पहले तक अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे थे, वो एक छोटा सा हिस्सा इंटरनेट पर वायरल है। করবো তাদেরকে বলবো রথটা সযত্নে রাখবেন, তার কারণ উল্টো রথ করে আবার ওটা এখানেই ফিরে যেতে হবে। कहने का मतलब यह है कि केवल ये एक रिपोर्ट नहीं है, इसके अलावा आनंद बाजार पत्रिका जो बंगाल का ही अखबार है, बांग्ला का, उसने भी ये कहा है कि शारदा चिटफंड घोटालों का पैसा बांग्लादेश में अशांति फैलाने के लिए या फिर जमाते इस्लाम को ताकतवर बनाने के लिए किया गया। आखिर क्या टीएमसी और जमाते इस्लामी के बीच कोई ऐसी डील थी, जब तुमको जरूरत पड़े हम तुमको मदद करेंगे इन बांग्लादेश, हमको जब जरूरत पड़े तुम हमारी मदद करोगे इन वेस्ट बंगाल। आने जाने का कुछ चक्कर है नहीं क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है। यह रिपोर्ट्स भी पुरानी है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश तक शारदा की जांच पहुंच गई है। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि वहां अस्थिरता पैदा करने के लिए शारदा के करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया गया। अहमद हसन इमरान पर आरोप यहां भी लगाए गए हैं। अब सवाल यह है दोस्त कि ये इतना सब कुछ कोई आज की बात तो नहीं है, ये मैंने आपको पुरानी बात बताई। अब आप याद करिए, असीम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जब लगातार बकवास कर रहा था, उसने ये कहा कि विल स्ट्राइक डीपर विद इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना के निकलने के बाद वहां जो जिहादी तत्व, जमाती इस्लामी के लोग जो हावी हुए, उनका भारत के प्रति क्या रुख था, वो भारत में क्या करना चाहते थे। एंटी इंडिया स्टांस, भारत विरोधी नारे, हिंदुओं के खिलाफ दंगे, हिंदू बहुबेटियों के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ रहे थे। और उसी दौरान असीम मुनीर कहता है कि हम जो अब आगे करेंगे वो आगे हम ईस्ट की तरफ से करेंगे, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से। दे होप कि चूंकि अब वहां यूनिस की सरकार है, चूंकि वहां जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन जो है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं और वहां शेख हसीना की अवामी लूट लगभग खत्म है, तो वो बांग्लादेश के जरिए भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश। दर्शकों, पाकिस्तान के पास कश्मीर का ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि अगर वो कश्मीर की तरफ कुछ करता है तो दुनिया जानती है पहला शक हर बार पाकिस्तान की तरफ जाता है। शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ना आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए बांग्लादेश के अंदर एक मौका था कि वो भारत को भारत के ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से परेशान कर सके, यानी जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट में इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए, बांग्लादेश के जरिए वेस्ट बंगाल में जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन कराया जाए, कट्टरपंथियों को वहां भेजा जाए और अपने हिसाब से वो सब कुछ कराया जाए। अब आइए, जो मैंने आपसे शुरू में वीडियो के कहा, जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीओ की डेथ हुई है, मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों का पैनिक बटन दबा है, उसमें आईएसआई भी शामिल है। संभव है कि ये जो हम इसको राजनीतिक हत्या के तौर पर, शुरुआती तौर पर लोग इसको देख रहे हैं, ये कहानी इंटरनेशनल हो, ये कहानी खुफिया लड़ाई की हो, जहां एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को मैसेज भेज रही है, क्योंकि मैदान में भारतीय एजेंसियों ने दुनिया के कई सारे एजेंसियों को, जिनके सपने कुछ और थे, उनको बंगाल में हराया है। आप कुछ अखबार की कटिंग्स देखिए जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान शैडो ओवर बांग्लादेश, द आईएसआई रिकॉर्डिंग फॉर इंडिया, पाकिस्तान असीम मुनीर क्राफ्ट फॉर न्यू गैम्बिट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर के अंदर होने वाली कोई भी अप्रिय घटना सीधे उसको भारत के तोपों के सामने खड़ा कर देगी। इसीलिए इससे बचने के लिए वो अब बांग्लादेश के जरिए भारत को परेशान, भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, और ये भारत की एजेंसियां बेहतर समझ रही हैं। द लॉन्ग शैडो ऑफ हाउ पाकिस्तान आईएसआई इज रिकैलिब्रेटिंग इट्स ईस्टर्न फ्रंट इन बांग्लादेश एक्सक्लूसिव। वो 1971 का घाव भूल नहीं पा रहे हैं, उनको 1971 का बदला चाहिए। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी हैं, ब्लिज नाम का ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं बांग्लादेश में, लिखते हैं द ईस्टर्न फ्रंट इग्नाइट्स पाकिस्तान आईएसआई प्रिपरेशन न्यू 2611।
वेस्ट बंगाल में सबको दिख रहा था कि कौन लोग सरकार चला रहे हैं, किस तरह के लोग शामिल हैं, वो सरकार का हाव भाव क्या है। वो सरकार अपने आप को भारत से अलग समझ रही थी। वो सरकार केंद्रीय एजेंसियों को वहां पर काम करने से रोक रही थी। वो सरकार बहुसंख्यकों के खिलाफ जा रही थी। वो सरकार हिंदू मंदिरों के ऊपर काले चादर ढक रही थी। वो सरकार 2021 में जब चुनकर आती है तो खुलेआम बंगाल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पत्नियों के साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं, बाद में उनको पेड़ों से लटका दिया जाता है, 17 लोगों की हत्याएं होती हैं। ये जो आप तौर तरीका देख रहे हो जिसमें लोगों की हत्या, डराना, धमकाना, बलात्कार, ये सब चीजें जो हैं ये हमारे यहाँ के पॉलिटिकल तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये सब कुछ जो टीएमसी के अंदर या बंगाल के अंदर हमने देखा, ये बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट होकर हमारे यहाँ आया। आप बंगाल के अंदर बड़े गुंडों का नाम निकाल लेंगे, ये सब के सब एक तरफ के नाम दिखेंगे। दूसरा, ये अधिकतर बांग्लादेशी हैं जो यहां या तो कांड करते हैं और कांड करके वापस चले जाते हैं। कई बार ऐसा लगता रहा कि ममता बनर्जी का टीएमसी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहा ही नहीं। ममता बनर्जी खुद और उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक खास तरह के वैचारिक या यूं कहें मजहबी एजेंडे में जाकर के फंस गए, जहां वो सही और गलत न चुनते हुए हर बार एक तरफ खड़े दिखे। आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस डॉक्टर की हत्या की कहानी सुनिए। उस डॉक्टर की हत्या के प्रोटेस्ट में जो डॉक्टर रात में बैठे हुए थे, कई रात से बैठे हुए थे, उन पर एक झुंड ट्रक से आती है और उन पर झुंड हमला कर देता है। ये भारत की राजनीतिक विरोध का या प्रदर्शन का या जवाब देने का भारत के अंदर तो तरीका नहीं है। दरअसल टीएमसी को वैचारिक तौर पर पंगु बना दिया जमात के लोगों ने और जमाते इस्लामी के लोगों ने। उन कट्टरवादी तत्वों को जो शायद जो अलग अलग अखबारों में एक इशारा दिया गया कि जमात और तृणमूल का एक नेक्सस था, दोनों एक दूसरे की मदद के लिए, कभी हम तुम्हारी मदद कभी तुम हमारी मदद के लिए इस्तेमाल किया। बाद में यही चीज टीएमसी को एक तरह से सत्ता से बाहर करने के लिए आखिरी रास्ता के रूप में लोगों ने इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल आईएसआई जैसे संगठन करते रहे क्योंकि उनका इस्तेमाल करना आसान था। बांग्लादेश के अंदर जब शेख हसीना ने छोड़ा तो क्या क्या हमने देखा? हमने देखा जहां ढाका सेल बना दिया गया, ढाका सेल एस्टेब्लिश किया गया, भारत के नॉर्थ ईस्ट से लेके पूरे वेस्ट बंगाल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और यह सब लगातार होता रहा। इसी बीच जब बांग्लादेश में दर्शकों अभी चुनाव हुआ तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में जब चुनाव हुआ तो बांग्लादेश में जो खास करके ये जो जितने बॉर्डर के इलाके हैं ये इन इलाकों में जमात के लोग जीते हैं। इन सभी इलाकों में जमात के लोग जीते हैं। दूसरा, ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई दे रहा है पिछले 10-15 सालों में, भारत का चिकन नेक भारत की कमजोरी है। ये बात दुनिया जानती है, उतना ही पाकिस्तान भी जानता है। पाकिस्तान भारत के चिकन नेक को थ्रेट करने की कोशिश कर रहा था बांग्लादेश के जरिए, जिसमें यूनिस ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता रहा, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताता रहा। लेकिन अब जो चुनाव हुआ तो ये पूरे इलाके की रंगत ऐसी हो गई है जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी 206 सीटों के साथ लगभग पूरे बंगाल पर काबिज हो। यानी आईएसआई और दुनिया की उन तमाम खुफिया एजेंसियों की सालों की मेहनत एक साथ बर्बाद हो गई। अब वहां धरपकड़ शुरू होगी, घुसपैठियों को जूते मारकर भगाया जाएगा, निकाला जाएगा, घुसपैठियों की खोज होगी। सबको पता है कि बंगाल में आतंक कौन फैला रहा है, बंगाल के असल गुंडे कौन है, उनकी तफ्तीश होगी, खोजा जाएगा, जेल में डाले जाएंगे। तो अब वो पैनिक बटन दबा है, संभवतः वो रिटेलिएट कर रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे। आतंकवादी संगठनों का, कट्टरपंथी तत्वों का यही काम करने का तरीका है। टीएमसी का एक नेता को एक पत्रकार ने कोट करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मुझे वो बता रहा था कि इस बार अगर हम जीत गए तो 2021 से भी ज्यादा लोगों को मारा जाएगा, ट्विटर पर किसी ने लिखा। लेकिन नहीं जीते तो क्या ये रुक जाएगा? ये वही जवाब है दर्शकों।
और इसको जितना पॉलिटिकली देखने की जरूरत है, इसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए या खुफिया युद्ध के तौर पर भी आपको देखने की जरूरत है, जिसमें सीधा सीधा बताया गया। ये तो 2014 की रिपोर्ट है, बांग्लादेश की रिपोर्ट है, डेली स्टार की, जिसमें कहा गया तृणमूल और जमात का नेक्सस है। उसमें दावा किया गया कि शारदा चिटफंड का फंड जो है वो बाकायदा जमात के लोगों को पहुंचाया गया बांग्लादेश में मजबूत करने के लिए। तो संभवतः कहानी कुछ ऐसी होगी, जहां आईएसआई, जब शेख हसीना वहां से निकलती हैं बांग्लादेश से, आईएसआई जमात के लोगों के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज और भारत के खासकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, जहां लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के लोग भी पहुंचते हैं। और कहानी कुछ ऐसी होगी कि हम तुम्हारी बांग्लादेश में सरकार बनाने में मदद करते हैं, जो हो नहीं सका, लेकिन तुम्हारी फंडिंग जारी रहेगी। तुमको पैसे की जरूरत है, आईएसआई देगी, लेकिन तुम्हारा मकसद जो है वो ये रहेगा कि भारत को परेशान करना, भारत को बर्बाद करना, भारत के ईस्टर्न बॉर्डर को एक्टिवेट कर देना। बांग्लादेश में जब ताकतवर जमात सत्ता में नहीं आ सका तो ये उनके लिए बड़ा चोट था, क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं अपने लिए बांग्लादेश के अंदर एक रास्ता निकाल लिया। यह बात आईएसआई को परेशान करने लगी और संभवतः फिर उन्होंने यह तय किया कि जमात के लोगों को, जो भारत ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं पहले, उनको फंडिंग करना और उनके जरिए भारत को परेशान करना। मैंने आपसे बताया, अभिषेक बनर्जी के बयान सुनिए ना आप। जो बयान है कि किसी का बाप 4 मई को ऐसा लगता है कि टीएमसी, जो मैं आपको कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से एक खास तरह के लोगों के चुंगल में आ गई, और वो चीज टीएमसी के हाव भाव, उनके नेताओं के बयान। आप ये बताइए, जिस राज्य में 70-75% हिंदू आबादी है, वहां एक महिला सांसद आमार दिले, काबा, मदीना, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? जबकि ये नारा जो है दूसरी तरफ और लोग जो हैं उनको एकजुट कर रहा है, जो आपके खिलाफ वोट कर सकते हैं। बावजूद ये किया गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अलग अलग रिपोर्ट जो पुराने समय में दावा कर रहे हैं कि ऑलरेडी टीएमसी में कट्टरपंथियों को जगह मिल गई और वो शायद टीएमसी को अपने हिसाब से चलाने लगे। सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश के पत्रकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, शैडो ऑपरेशन बिफोर वेस्ट बंगाल ओथ। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण से पहले आईएसआई ने एक शैडो ऑपरेशन चलाया है और उसी के तहत ये जो हत्या हुई है, उस हत्या को देखा जाना चाहिए, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे आईएसआई से जुड़े लोग आ रहे हैं, लश्कर से जुड़े लोग बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। इवन 8 तारीख को मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच रहा है। इसका क्या मतलब है? वो सीधा सीधा लिख रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, मोर अलार्मिंग, द सेम सोर्स क्लेम्स दैट द लिस्ट 5 LET linked explosive experts are expected to travel on the same flight under covert arrangements. If true, the implications are enormous. जिस तरह से उस व्यक्ति की हत्या हुई है, वो ये दिखा रहा है कि वो ट्रेंड लोग थे, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया है। गोली कहीं से भी मारी जा सकती है, दूर से भी मारे जाते तो मरते। पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया, जिस हथियार के जरिए मारा गया, मतलब प्रोफेशनल लोग थे, ट्रेंड लोग थे, और ये मैसेजिंग हुई है भारत की एजेंसियों को। ये मेरा मानना है, और इसी को मैं रिटेलिएशन इसीलिए कह रहा हूं कि जो बंगाल में चुनावी नतीजे आए हैं, ये उसका रिटेलिएशन इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि फिर असीम मुनीर को याद करिए, वो कह रहा है कि हम ईस्ट से मारेंगे, और अचानक क्या ये संयोग है कि वेस्ट बंगाल के चुनावी नतीजे आते हैं और उन नतीजों के बाद पंजाब के अंदर भी एक दिन में 2 ब्लास्ट होते हैं जालंधर में, और उसकी जिम्मेदारी खालिस्तान लेता है। और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर जब चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं शुवेंदु अधिकारी, जो जाइंट किलर हैं, 2 बार पिछले 2 विधानसभाओं में ममता बनर्जी को लगातार 2 बार हराया, उनके पीए को मारा गया। संभवतः निशाना शुवेंदु अधिकारी हो सकते हैं, पीए को मारा गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से,
इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा दर्शकों, ये जो खेल केवल चुनावी तंत्र प्रचार का लग रहा है आपको, बंगाल के अंदर वैसा नहीं है। बंगाल के अंदर बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स एक साथ सर उठा रहे थे, जिनका इंतजाम भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, और अब चूंकि उनका इंतजाम हो गया है तो वो रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर नहीं सकेंगे। हाथ पांव मार रहे हैं, इसमें कुछ लोगों की जान जाएगी, थोड़ी तबाही होगी, बर्बादी होगी, सिचुएशन और बिगड़ सकती है। लेकिन आप याद रखिए कि 9 तारीख के शपथ ग्रहण के बाद बंगाल को किसी और राज्य की तरह मत लीजिए, वो बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ बॉर्डर के इलाकों में जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, यहां भी रेडिकल हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी रेडिकल हैं। तो एक साथ बहुत सारी सफाई होनी है, और इस सफाई में कोलेटरल डैमेज होगा। जो कहानी उन्होंने अब शुरू की है, उसका अंत भारतीय एजेंसियां करेंगी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।